उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा एक जहाज मोटी बर्फ पर फंस गया है। लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान को बताया जाता है कि मजदूर थके हुए हैं, लेकिन वह जिद करता है कि वे किसी भी हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। शाम को उन्हें दूर से आग की लपटें दिखाई देती हैं और वे तुरंत जांच करने दौड़ पड़ते हैं। उन्हें खून और एक जलता हुआ तंबू मिलता है। थोड़ा आगे एक घायल आदमी पड़ा है। वे उसकी देखभाल करते हैं और देखते हैं कि उसका एक पैर कृत्रिम है। कुछ ही देर में उन्हें आगे से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत उस आदमी को लेकर जहाज की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसे अंदर ले जाया जाता है और एक विशाल राक्षस जैसा प्राणी उनकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। वे अपनी बंदूकें तैयार करते हैं और गोली चलाते हैं। राक्षस गिर जाता है, लेकिन फिर से उठकर चलना जारी रखता है और गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वह और करीब आता है और अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को बेरहमी से मार डालता है। आखिरकार वह डेक पर पहुंचता है और उन्हें घायल आदमी को अपने पास लाने का आदेश देता है। फिर से हमले होते हैं, लेकिन एक बार फिर वह उन्हें तेजी से खत्म कर देता है। कोई एक कमरे में जाता है और एक मशीन गन निकालता है। वे गोली चलाते हैं और राक्षस जहाज से गिर जाता है, लेकिन वह अभी भी मरा नहीं है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वह जहाज को ऊपर उठा लेता है। हालांकि एक और गोली बर्फ को चीर देती है। वे उत्सुकता से राक्षस को पानी में गिरते हुए देखते हैं। बाद में कप्तान घायल आदमी की देखभाल करता है। उसका नाम विक्टर फ्रैंकनस्टाइन है। वह कहता है कि राक्षस वापस आएगा और उनसे वादा करवाएगा कि वे उसे सौंप देंगे। कप्तान पूछता है कि वह किस तरह का जीव है। विक्टर जवाब देता है कि यह उसने ही बनाया है। अगली सुबह विक्टर पहले से बेहतर महसूस करता है और कप्तान को अपनी कहानी सुनाता है। वह बचपन से शुरू करता है, एक अमीर परिवार से, जहां दूर रहने वाले पिता एक जाने माने सर्जन हैं। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन पिता उनकी परवाह नहीं करते और बस आने वाले बच्चे का इंतजार करते रहते हैं। विक्टर ईश्वर से बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके माता पिता अक्सर झगड़ते रहते हैं। उसके पिता, जो स्वभाव से ही दुर्व्यवहार करते हैं, उसे सजा के साथ सबक भी सिखाते हैं। फिर एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है तो उसकी माँ को खून बहने लगता है। उसकी तुरंत देखभाल की जाती है, लेकिन एक स्वस्थ लड़के को जन्म देने के बावजूद, जो बड़ा होकर अपने पिता से बहुत प्यार करने लगता है, वह बच नहीं पाती। विक्टर के बिल्कुल विपरीत एक सुबह विक्टर अपने पिता से यह कहते हुए भिड़ जाता है कि उसने अपनी माँ को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। वह असहमत होता है। मृत्यु पर कोई विजय नहीं पा सकता। वह आगे कहता है और चला जाता है। जाने से पहले विक्टर उसे बताता है कि एक दिन वह उससे ज्यादा सफल होगा। विक्टर कहता है कि उस दिन से ही उसके मन में कुछ असाधारण रचने का सपना था। इस बीच बर्फ से जिंदा राक्षस बाहर निकलता है। कहानी पर वापस आते हैं। विक्टर के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसका भाई परिवार के एक पक्ष में दूसरे शहर में चला जाता है और वह लंदन चला जाता है। वहां दशकों से वह शिक्षा जगत की संकीर्ण सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश करता रहा है। वह बड़ा हो गया है और पहली बार अपने विश्वविद्यालय में अपनी जादुई रचना प्रस्तुत करता है। वह छात्रों को जीवन और मृत्यु के बारे में समझाता है। तभी एक जिज्ञासु व्यक्ति व्याख्यान में आता है। वह रचना दिखाता है। यह कई लाशों के टुकड़ों से बना एक अर्ध मानव जैसा शरीर है। वह इसे बैटरी से चलाता है और इसे जीवंत करता है, जिससे सभी दंग रह जाते हैं। प्रोफेसर को यह पसंद नहीं आता और जब तक इसे आदेश लेते हुए नहीं देखा जाता, तब तक उन्हें यह बहुत मनोरंजक नहीं लगता। यह एक सेब पकड़ता है और फिर अंततः उसे छोड़ देता है। कमरा उत्साह से भर जाता है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि यह अपवित्र है। केवल ईश्वर ही जीवन दे सकता है और ले सकता है। लेकिन विक्टर गुस्से में उन्हें कोसता है और रचना बंद कर देता है। बाद में घर लौटते समय उसका जिज्ञासु श्रोता उसके कार्यालय के सामने खड़ा होता है। वह अपना नाम हारलैंड बताता है। वह अपने भाई विलियम का एक पत्र लेकर आया है। जाहिर है विलियम अपनी मंगेतर एलिजाबेथ, जो हारलैंड की भतीजी है, के साथ उससे मिलने आ रहा है। वह उसे तस्वीर दिखाता है और बताता है कि विलियम आर्थिक रूप से बहुत अच्छा कर रहा है। विक्टर इस बारे में अनभिज्ञता का नाटक करता है। फिर हारलैंड उसकी रचना के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। वह आगे कहता है कि वह इस शहर में आ गया है और 3 दिन बाद विलियम आएगा। वह कहता है कि वह उस दिन उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। वह दिन आता है और विक्टर अपने मांगे गए शोध पत्रों के साथ हारलैंड के घर जाता है। सब कुछ जांचने के बाद वे दोनों बैठते हैं और पता चलता है कि हारलैंड एक सेना सर्जन हुआ करता था। वह उसे अपने कक्ष में ले जाता है और एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन द्वारा स्थापित मानव लस्सी का तंत्र का एक प्रदर्शन दिखाता है।
वह एक बिंदु का पता लगाता है और उसे हृदय के आसपास एक नाजुक जगह बताता है। यह ऊर्जा को संग्रहित और वितरित कर सकता है। विक्टर यह भी पता लगाता है कि पीठ के एक लसीका पर्व से ऊर्जा सहजता से प्रवाहित हो सकती है। इस क्षमता को समझते हुए हरेंडा तुरंत कहता है कि वह इसके लिए जितना भी पैसा चाहिए वह देगा। विक्टर पूछता है कि वह बदले में क्या लेगा, लेकिन हारलैंडा कहती है कि वह बाद में मांग सकता है। तभी उन्हें सूचित किया जाता है कि विलियम और एलिजाबेथ आ गए हैं। विक्टर उससे मिलने जाता है और एलिजाबेथ वहां मौजूद होती है। उसका उससे भी परिचय कराया जाता है। बाद में दोपहर के भोजन की मेज पर विक्टर जोर से अपना विचार व्यक्त करता है, जिससे एलिजाबेथ हंस पड़ती है। वह इस बात से थोड़ा नाराज हो जाता है और बाकी दोनों धूम्रपान करने चले जाते हैं। एलिजाबेथ व्यक्त करती है, बाहर से देखने पर जो विचार सार्थक लग सकते हैं वे बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। वह युद्ध के विचार का उदाहरण है जो लोगों को एक अद्भुत भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन अंततः यह बहुत विनाश का कारण बनता है। जब मूर्ख विचारों को अपना लेते हैं तो यही होता है। वह पूछता है कि क्या वह उसे मूर्ख समझती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे आदमियों के साथ धूम्रपान अवकाश में शामिल होने के लिए कहती है। वह मुस्कुराता है और बाहर निकल जाता है। अचानक कप्तान को बाहर टकराव की आवाज सुनाई देती है। वह चुपचाप बाहर निकलता है और सुनता है कि उसके आदमियों ने राक्षस को जहाज के चारों ओर चक्कर लगाते देखा है। उसे इस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उसका सहायक एक बार फिर कहता है कि आदमी डरे हुए हैं। वह फिर भी नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। राक्षस दूर खड़ा जहाज की ओर इशारा कर रहा है। कुछ हफ्ते बाद विक्टर परिवार के साथ एक महल में जाता है। माना जाता है कि यह अब उसका शोध केंद्र है। इसे काफी नवीनीकरण की जरूरत है, लेकिन विक्टर के पास सारी योजनाएं हैं। बीच में एक गड्ढा है जो आकाश से जमीन की ओर खुलता है। वह बिजली से ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए एक ऊर्जा भंडारण चाहता है। हारलैंड हर बात पर सहमत हो जाता है। बाद में वे मौत की सजा से शुरू होने वाले टुकड़ों को इकट्ठा करने के अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। उसे एक मजबूत पीठ वाला व्यक्ति मिलता है और वह उसे चुन लेता है। उसके बाद जब वह खुद को एक बाजार में पाता है तो एलिजाबेथ को देखता है और उसका पीछा करता है। यह देखकर कि एलिजाबेथ चर्च में प्रवेश कर चुकी है और कन्फेशन बूथ का इंतजार कर रही है, वह दौड़कर पादरी की जगह ले लेता है। एलिजाबेथ अंदर आती है और अपना अपराध स्वीकार करती है। वह कहती है कि उसने पाप करने का इरादा किया था और यह उसके मंगेतर के भाई से जुड़ा है। विक्टर अपनी बनावटी आवाज में उत्सुकता से पूछता है कि क्या यह वासना है, लेकिन एलिजाबेथ जवाब देती है कि यह नफरत है। वह उसके बारे में भद्दी बातें कहने लगती है, लेकिन जाहिर है उसे पता है कि दूसरी तरफ वही है। वे हाथ हिलाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वे एक बॉल में जाते हैं और लंबी बातचीत करते हैं। फिर वह उसके साथ डांस करने का प्रस्ताव रखता है और वह हिचकिचाती है, लेकिन मान जाती है। विक्टर बताता है कि कैसे उसके बाद से उसकी जिंदगी में और दिलचस्पी बढ़ने लगी और उसे अपने प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह अपने भाई को लैब का ज्यादातर काम सौंपकर एलिजाबेथ के साथ समय बिताने लगता है। दिन बीतते जाते हैं और हारलैंड विक्टर से भिड़ जाता है। उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहता है कि युद्ध आ रहा है और उसे अगले हफ्ते के भीतर नतीजा चाहिए, वरना वह उसका साथ छोड़ देगा। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ उससे मिलने आती है। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है और वह जिज्ञासावश उस अधपके शरीर को देखती है। वह उससे बात करता है और अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करती। फिर वह उसके वहां होने का कारण पूछता है। वह वापस बैठ जाती है, एक कैद जानवर के सीमित विकल्पों को देखते हुए। वह कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है और जाने का फैसला करती है। विक्टर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह नहीं रुकती। बाद में एक दोपहर विक्टर बिजली डालने के लिए सही लसीका ग्रंथि का पता लगा लेता है और कुछ ही देर में शरीर में जान आ जाती है, जिससे वह डर जाता है। युद्ध समाप्त हो जाता है और वे और शव इकट्ठा करने के लिए बर्फीले मैदान में पहुंच जाते हैं। वह हारलैंड से कहता है कि वह एक लंबा और चौड़ा नमूना ढूंढ रहा है। वह शवों को ढूंढता है और उन्हें काटना शुरू कर देता है। इसके अलावा वह ध्यान से उन्हें अपनी संरचना से जोड़ता है, उन पर आंखें लगाता है और बचे हुए सभी अवशेषों को नाली में फेंक देता है। आखिरकार उसका राक्षस बन जाता है और अब उसे ऊर्जा का इंतजार करना होगा। एक तूफान आता है और वह जनरेटर चालू कर देता है। वह देखता है कि हरिंडा वहां है, लेकिन वह अपनी छड़ी में छिपी अपनी दवा मांग रहा है। वह हैरान होता है, लेकिन उसे दवा दे देता है और उसे पता चलता है कि वह सिफिलिस से पीड़ित है और जल्द ही मरने वाला है। हरिंडा उसकी हालत के बारे में विस्तार से बताता है और फिर अपनी जरूरत बताता है।
वह चाहता है कि वह उस जीव के अंदर पुनर्जीवित हो जाए, लेकिन विक्टर उसे तुरंत अस्वीकार कर देता है। वह उससे दूर भागता है और छत पर जाता है। वह खंभे पर चढ़ जाता है और उस पर अपना टावर लगा देता है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, हरिंडा उसकी विनती जारी रखती है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए मना करता रहता है कि उसका खून अब दूषित हो गया है। वह अपनी नई रचना को अपनी खराब सेहत नहीं दे सकता। वह जनरेटर पर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन हरिंडा एक छड़ी लेकर उसे गड्ढे से नीचे फेंकने की धमकी देती है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में वह गिर जाता है, लेकिन वह दीवार से लटक जाता है, हालांकि ज्यादा देर तक नहीं, और वह भी फिसल जाता है। विक्टर तुरंत नीचे भागता है और हारलैंड को मृत पाता है। फिर उसकी नजर खंभे पर पड़ती है जो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वह उसका इस्तेमाल करता है। वह सारे जनरेटर चालू कर देता है और फिर उसमें खराबी आने लगती है। बिजली बढ़ती है और जीव को बिजली भेजी जाती है, लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो जाता है। वह जीव की ओर दौड़ता है और उसे निष्क्रिय पाकर तड़प उठता है। वह थककर अपने बिस्तर पर पहुंचता है और गिर पड़ता है। सुबह उसे अपने सामने राक्षस खड़ा देखकर सदमा लगता है। वह पहले तो डरता है, लेकिन देखता है कि राक्षस बस उसकी नकल कर रहा है। फिर वह उसे रोशनी दिखाता है, लेकिन वह डरता है। वह उसे गर्माहट का एहसास कराने की कोशिश करता है और फिर उसका मुखौटा उतार देता है। वह उसे अपना नाम बताता है और वह वही शब्द दोहराता है। विक्टर खुश हो जाता है और उसकी धड़कन सुनता है। बाद में विलियम को विक्टर का एक पत्र मिलता है, जिसमें उसे जल्द से जल्द मिलने आने के लिए कहा गया है। विक्टर राक्षस को काल कोठरी में ले जाता है और उसे पानी से परिचित कराता है, हालांकि वह सिर्फ विक्टर शब्द ही कहता है। फिर वह उसे वहां जंजीरों से बांध देता है और जाने ही वाला होता है, लेकिन राक्षस वह घबरा जाता है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह आकर देखेगा कि वह अभी भी वही शब्द बोल रहा है। कप्तान ध्यान से कहानी सुनता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वे उत्तरी ध्रुव की ओर रवाना होंगे। विक्टर कहता है कि वह भी उसके जैसा ही पागलपन रखता है और उसकी कहानी इस बात को साबित नहीं कर रही है। कप्तान जवाब देता है कि फिर भी वह इसे सुनना चाहेगा। विक्टर अपने जीव की देखभाल करता रहता है, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता। वह एक उस्तरा पकड़ता है और अपना हाथ काट लेता है। विक्टर किसी तरह उसे वहां से निकलने देता है, हालांकि वह देखता है कि उसके घाव भर रहे हैं। फिर वह उठता है और विक्टर थोड़ा डर जाता है। वह उसे फिर से बंद कर देता है और उसे नए शब्द सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीखता नहीं और उससे डर जाता है। इस बीच विलियम और एलिजाबेथ आ जाते हैं। वह उन्हें अंदर आने देता है और वे हारलैंडा के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह झूठ बोलता है कि वह वहां नहीं है। जब विक्टर विलियम को ऊपर ले जाता है, एलिजाबेथ एक गुर्राहट सुनती है और उसे देखने के लिए रुक जाती है। वह एक तहखाने की ओर जाती है और राक्षस को देखती है। वह उसे भी देखता है और उठ खड़ा होता है। वे दोनों एक दूसरे की ओर नए अंदाज में बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को छूते हैं। वह उसे अपनी ओर खींचता है, उत्सुकता से उसका चेहरा और फिर दस्तानों के नीचे उसके हाथों को देखता है। वह भी उत्सुकता से उसके शरीर का निरीक्षण करती है और उसके घावों के बीच खून बह रहा है। विक्टर उसे अपने आविष्कार दिखाने के लिए उत्सुक है, जबकि विलियम उसे अपनी शादी का कार्ड देता है। तभी एलिजाबेथ आती है और राक्षस के बारे में पूछती है। वे सभी नीचे जाते हैं और विक्टर उन्हें समझाता है। वह कहता है कि उसके सारे घाव भर रहे हैं और वह बहुत सुंदर है, लेकिन वह प्राणी पीड़ा में है। एलिजाबेथ उससे जंजीरों में जकड़े होने का कारण पूछती है और विक्टर कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसका आविष्कार पूरी तरह से योजनाबद्ध नहीं था। एलिजाबेथ उसके पास पहुंचती है जो नाले के सामने खेल रहा है। वह उसे वह दस्ताना थमा देता है जो उसने लिया था। विलियम पूछता है कि क्या यह बुद्धिमानी है, जबकि विक्टर ईर्ष्या से उनके बीच पनपते संबंध को देख रहा है। उस रात जब वे सो रहे थे, एलिजाबेथ उस प्राणी से मिलने नीचे आती है। वह उसे एक पत्ता देता है और वह बड़ी मुश्किल से उसे स्वीकार करती है। वह उसे उसका नाम बताती है और पूछती है कि क्या वह उसका नाम बता सकता है। वह अपना हाथ उसके गले पर रखता है और समझाता है कि वह यह आवाज कैसे निकालता है। फिर वह चली जाती है और राक्षस उसका नाम बुदबुदाता है। जैसे ही वह बाहर जाती है, वहां इंतजार कर रहा विक्टर उसे समझाता है कि उसे उसके इतने पास नहीं जाना चाहिए। वह उसे बताती है कि यह राक्षस नहीं बल्कि वह है। वह कहता है कि यह सिर्फ एक शब्द बुदबुदा सकता है और यह कभी भी कोई दोषपूर्ण प्रयोग नहीं होता। एलिजाबेथ कहती है कि उसे समझने की जरूरत है और उसने उसकी आंखों में दर्द देखा। विक्टर फिर उससे अपने दर्द के बारे में पूछता है कि उसने उसे कैसे अस्वीकार किया, लेकिन एलिजाबेथ जवाब देती है कि यह उसके लिए सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि उसके पास दिल नहीं है। विक्टर काल कोठरी में प्रवेश करता है और राक्षस से पूछता है कि क्या उसका दिल इतना शुद्ध है।
वह एक डंडा लेता है और उसे खड़ा होने के लिए कहता है। वह उसे एक जगह बांध देता है और फिर उसे पीटता है। वह उसमें दर्द देखना चाहता है और फिर और पिटाई के साथ वह उठ खड़ा होता है। वह डंडा लेता है, उसे तोड़ता है और उस पर चिल्लाता है। डर के मारे विक्टर भाग जाता है। अगली सुबह विक्टर विलियम से मिलता है और कहता है कि उसका प्रयोग विफल हो गया है। वह उसे हारलैंड के शरीर के पास ले जाता है और कहता है कि यह राक्षस ने किया है। वह कहता है कि वह जीव बहुत खतरनाक है और उसे एलिजाबेथ को जल्द से जल्द वहां से ले जाना चाहिए। एलिजाबेथ को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे फिर भी जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद विक्टर उसे जिंदा जलाने के लिए पूरे महल में गैस डालना शुरू कर देता है। रास्ते में एलिजाबेथ कहती है कि उन्हें गाड़ी वापस मोड़नी होगी क्योंकि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह विक्टर से विक्टर के अलावा एक और शब्द कहने को कहता है और हो सकता है कि वह अपना विचार बदल दे, लेकिन वह फिर से विक्टर कहता है। वह अपना काम जारी रखता है और फिर एलिजाबेथ का नाम लेता है। विक्टर ईर्ष्या से पीछे मुड़कर देखता है और अंततः महल में आग लगा देता है। विक्टर बाहर निकलता है और राक्षस लगातार उसका नाम चिल्लाता रहता है। विक्टर का मन बदल जाता है और वह घर की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही आग का एक झोंका उसे दूर फेंक देता है और उसका एक पैर कट जाता है। महल नष्ट हो रहा है और वापस आए जोड़े ने यह सब देखा है। कप्तान को अचानक बाहर से और भी टक्करों की आवाज सुनाई देती है। इस बार वह चिंतित नहीं होता और दरवाजा खोलता है तो पाता है कि राक्षस उसे पकड़ रहा है। वह उसे मारने ही वाला है कि विक्टर उसे रोक देता है और कहता है कि वह वहां मौजूद है। कप्तान उसे अपने रचयिता की बात साबित करने के लिए उसे खत्म करने के लिए कहता है। वह रुकता है और कहता है कि विक्टर ने शायद कोई कहानी सुनाई होगी। अब उसका समय आ गया है। जैसे ही महल नष्ट हो रहा है, राक्षस अपने बंधन और जंजीरें तोड़ देता है। फिर वह उस नाले में कूद जाता है जो उसे महल से बाहर ले जाता है और उसे एक धारा में गिरा देता है। वह बहता रहता है और सुबह तक खुद को बहुत दूर फंसा हुआ पाता है। वह उठता है और खुद को जंगल के बीच पाता है। वह एक हिरण को खोजने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन जल्द ही कोई उसे गोली मार देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है और वहां कुछ शिकारी हैं जो उसे भी गोली मार देते हैं। वह भागता है और छिप जाता है। उनकी जिज्ञासु आवाजें सुनकर वह उड़ता है और कुछ ही देर में उसे एक झोपड़ी मिल जाती है। वह खलिहानों के अंदर शरण लेता है। वह सो जाता है और जब वह उठता है तो उसे बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं। वह झांकता है और उन दो शिकारियों को घर में प्रवेश करते समय उसके बारे में बात करते हुए देखता है, लेकिन उसके शब्द उसे प्रेरित करते हैं। वे ज्ञान से भरे हैं। वह कहता है। वह अपनी बेटी और अपने पोते पोतियों के साथ उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। वह उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहता था और एक दिन धुंध को संरेखित करने का फैसला किया। सुबह वे इसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि जंगल की आत्मा ने यह किया है। वह रात में उनके लिए काम करता रहता है और बदले में उसे ज्यादातर कपड़ों के रूप में उपहार मिलते हैं। फिर एक सुबह भेड़ियों का एक झुंड उनकी भेड़ों पर हमला करता है। पहली बार इस तरह की पशु हिंसा को देखते हुए और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि मनुष्य भेड़ों को मार गिराते हैं, उसे एहसास होता है कि दुनिया अस्तित्व के लिए है। उनमें से कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन वे जीने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाद में बूढ़े व्यक्ति के बच्चे कहते हैं कि वे उसे सर्दी खत्म होने तक शहर में छोड़ देंगे और भेड़ियों का शिकार करने जाएंगे, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता। कहता है कि वह हमेशा के लिए यहीं रहेगा। वे सभी चले जाते हैं और वह अकेला रह जाता है। फिर वह प्राणी खुद को बूढ़े व्यक्ति के सामने पेश करने का फैसला करता है। वह उसके कमरे में प्रवेश करता है और वह व्यक्ति सोचता है कि यह कौन है। राक्षस जवाब देता है कि वह एक यात्री है। वह उससे अपने लिए एक सीट लेने का अनुरोध करता है। वह उसे मेज से ब्रांडी लाने के लिए भी कहता है और ऐसा करते हुए वह गिलास तोड़ देता है। वह जल्द ही डर जाता है, लेकिन बूढ़ा उसे दिलासा देता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि वह किससे डरता है। राक्षस जवाब देता है, सभी से। बूढ़े को जल्द ही एहसास होता है कि वह वही व्यक्ति है जो चुपके से उनकी मदद कर रहा है। उसकी बातों से राक्षस दया, साहचर्य और सहानुभूति सीखने लगता है। वह उसका घर में स्वागत करता है। राक्षस पढ़ना सीखना शुरू करता है। वह उसे सैर पर ले जाता है और अनगिनत कहानियों के साथ वह अपनी पहचान ढूंढता है। वह अभी भी ऐसा करने के लिए संघर्ष करता है और वह आदमी उसे एक बार एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की घटना के बारे में बताता है। वह तब से अपराध बोध से जूझ रहा है, लेकिन क्षमा और भूलना ही जीवन का सच्चा ज्ञान है। जवाब ढूंढने के लिए उसे पहले यह पता लगाना होगा कि उसे किसने चोट पहुंचाई, और उसके मामले में वह विक्टर है।
वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है और खंडहर महल तक पहुंच जाता है। वहां उसे कई दस्तावेज मिलते हैं और उन सभी का निरीक्षण करने के बाद उसे अपनी पहचान का पता चलता है। फिर उसे विलियम की शादी का कार्ड मिलता है जिस पर उनका पता लिखा है। वह झोपड़ी की ओर जाता है और देखता है कि भेड़ियों ने फिर से हमला कर दिया है। वह दौड़कर अंदर जाता है और जानवर उस पर भी टूट पड़ते हैं। इस बार वह जवाबी हमला करना सीख जाता है। वह उन्हें एक एक करके नोचता है जब तक कि वे भाग न जाएं और वह बूढ़े आदमी के पास दौड़ता है। वह खुश है कि वह वापस आ गया। राक्षस जवाब देता है कि उसे पता चल गया है कि वह कौन है। वह मरे हुए लोगों से बना है, एक असहाय राक्षस। बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह एक अच्छा इंसान और उसका दोस्त है। अंततः वह मर जाता है। तभी शिकारी वापस आते हैं और अपनी बंदूकें तान देते हैं, यह सोचकर कि यह सब उसका ही काम है। वे उस पर गोली चलाते हैं और उनमें से एक उस पर झपटता है, लेकिन वह फट जाता है। बाकी दो डर के मारे पीछे हट जाते हैं और राक्षस बाहर चला जाता है। हालांकि शिकारी बाहर निकलते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। वह घायल होकर गिर पड़ता है। हालांकि घाव भर जाते हैं, वह कमजोरी में पड़ा रहता है। वह रात में फिर से जाग जाता है। वह चाहता है कि वह मर जाए और अपने रचयिता पर उस टुकड़े को भी उससे छीन लेने के लिए क्रोधित होता है। विक्टर विलियम के घर में एक बुरे सपने से जागता है। अब वह एक कृत्रिम पैर का इस्तेमाल करता है। विलियम कहता है कि उसने महल में हुए विस्फोटों के बारे में बहुत पूछताछ की और ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह एक दुर्घटना थी। शादी की रात राक्षस वहां पहुंच गया था। विक्टर एलिजाबेथ को बधाई देने उसके कमरे में जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे जवाब देती है कि ये उसके सच्चे शब्द नहीं हैं और हमेशा की तरह वह दिखावा करता रहता है। वह निराश होकर वहां से चला जाता है और अपने कमरे में पहुंचता है तो पाता है कि दरवाजा एक घड़ा है। वह उसे बंद करता है और फिर धीरे से राक्षस को अंधेरे से बाहर बुलाता है। लगता है वह बाहर आ जाता है। वह उससे अपने लिए एक साथी बनाने के लिए कहता है। विक्टर इसे पागलपन समझता है और उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि वह न तो मर सकता है और न ही जी सकता है, लेकिन विजर के लगातार इनकार और उसे नीचा दिखाने से उसका आपा टूट जाता है। वह उसे पकड़ लेता है। नीचे से एलिजाबेथ को आवाज सुनाई देती है। वह उसे दीवार पर पटक देता है और विलियम उसे सुन लेता है। एलिजाबेथ ऊपर की ओर दौड़ती है और उसे ढूंढ लेती है। वे करीब आते हैं और विक्टर एक बंदूक पकड़ लेता है। वह एलिजाबेथ से दूर जाने को कहता है, लेकिन एलिजाबेथ आकर उसे रोक लेती है, जिससे उसे गोली मारनी पड़ती है। बाकी लोग दौड़कर अंदर आते हैं और विक्टर इसका दोष मॉन्स्टर पर डालता है। वे उस पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे विलियम का सिर फट जाता है। तड़पते हुए वह एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और मेहमानों के बीच चला जाता है। विक्टर अपने भाई के पास पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे उससे बचाना है। विक्टर फूट फूट कर रोने लगता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। पूरी तरह से हताश होकर वह राक्षस को खत्म करने के इरादे से बंदूक पकड़ लेता है। वह एलिजाबेथ को एक गुफा में ले गया है, जहां वह उसके प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हुए मर जाती है। विक्टर गुफा में प्रवेश करता है और उसका शव पाता है। राक्षस उस पर पीछे से हमला करता है। वह उसकी नाक तोड़ देता है ताकि उसे भी राक्षस होने का दर्द सहना पड़े। विक्टर मारा जाना चाहता है, लेकिन वह उसे पीड़ा देकर वहां से चला जाना चाहता है। विक्टर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह चला जाता है। बाद में विक्टर एक गोला बारूद की दुकान पर पहुंचता है और खरीदता है डायनामाइट के साथ गोला बारूद का एक ढेर। वह अपने लिए एक शिविर तैयार करता है और दूर आगे राक्षस को देखता है। वह अंदर जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्टर उसकी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और राक्षस खुद उसे डायनामाइट उड़ाने के लिए कहता है। वह डायनामाइट दागता है और उसे भागने के लिए कहता है। विक्टर भागता है और डायनामाइट फट जाता है, लेकिन राक्षस, जैसा कि अपेक्षित था, अभी भी जीवित है। फिर जहाज के लोग आग देखते हैं और विक्टर को बचा लेते हैं। विक्टर अपना दर्द बयां करता है और कहता है कि उसके लिए यह कभी खत्म नहीं होगा। विक्टर उसका हाथ पकड़ता है और अंत में कहता है कि उसे माफ करना है और उसे अपना बेटा कहकर माफी मांगता है। वह मरने वाला होता है और उससे कहता है कि वह दुख के बावजूद थोड़ी सी उम्मीद के साथ जिए। वह चला जाता है और राक्षस आखिरकार उसे चूम लेता है। वह बाहर निकलता है और कप्तान रास्ता देता है। वह नीचे उतरता है और जहाज को पानी में धकेल देता है। कप्तान घोषणा करता है कि वे अब घर वापस जा रहे हैं और सभी जयकार करते हैं। जहाज आगे बढ़ता है और राक्षस क्षितिज की ओर चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।